12 जून को अहमदाबाद से जो खबर सुनने को मिली उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। ये एक बहुत ही सैड न्यूज़ थी जहाँ पे उस फ्लाइट के यात्रियों को कोई अंदाज़ा नहीं था, मुसाफिर को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये उनका आखिरी सफ़र हो सकता है। इतना भयानक हादसा था कि उस फ्लाइट में सिर्फ एक इंसान उनकी ही जान बच पाई, बाकी सब ने जान गंवा दी। इवन ये जो फ्लाइट एक MBBS हॉस्टल के ऊपर गिरा था, वहाँ पे भी कई छात्रों की जान चली गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार वालों को सहन शक्ति मिले ताकि वो इस इतने बड़े दुख को सहन कर पाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे। और ये जो बोइंग 787 विमान है ये बहुत रिलायबल माना जाता है और पूरे विश्व में इतना बड़ा हादसा कभी बोइंग 787 का नहीं हुआ था। ये अपने आप में पहला हादसा है इस विमान का जो इतना बड़ा हादसा देखा, जहाँ पे टोटल लॉस हुआ है पूरे के पूरे प्लेन का। अब इस वीडियो में बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर और फिजिक्स एजुकेटर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बेसिक्स समझा पाऊँ कि एक प्लेन के डायनेमिक्स में क्या ऐसी फिजिक्स लगती है, उसको हम जानने की आज इसमें कोशिश करेंगे। और जानने की कोशिश करेंगे, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बस ये ट्राई कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने का कि क्या गलत हुआ होगा। बाकी वैसे विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो बरामद कर लिया गया है और उसमें सारा डेटा स्टोर होता है। तो हमारी सरकार, एजेंसीज डेफिनेटली इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगी और उसकी रिपोर्ट हमारे सामने बहुत जल्दी आ जाएगी। बट हम उस चीज़ को करने की यहाँ पे बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि जो इसके पीछे की बेसिक साइंस होती है वो क्या होती है और हमारे हिसाब से हमें क्या लगता है कि क्या गलत हुआ होगा। तो ये वाली वीडियो आपने देखी होगी, है ना, हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब इसमें एक बहुत खास बात है, इस प्लेन को, है ना, टेक ऑफ के बाद ऊपर जाना चाहिए था और ऐसे ऊपर ना जाके ये प्लेन एक्चुअली नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत सारी चीजें बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली हैं, बट एज आई सेड हम लोग कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस इसके पीछे की फिजिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इस प्लेन को जहां ऊपर जाना चाहिए उसके बजाय नीचे जा रहा है और इसके लैंडिंग गियर्स, जो व्हील्स होते हैं लैंडिंग के लिए, वो अभी भी बेटा जी खुले हुए थे। यानी कि जब वो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है लास्ट में, तब तक भी उसके लैंडिंग गियर जो थे वो खुले हुए थे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये प्लेन नीचे जा रहा है तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस हैं जो एक्ट करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले ना इसमें आप समझो फंडामेंटल 4 फोर्सेस एक्ट करते हैं जब भी कोई प्लेन उड़ रहा होता है। अब इसमें प्लेन को जो ऊपर ले जाने वाला फोर्स है वो कहलाता है आपका लिफ्ट फोर्स। ये एक्चुअली प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाता है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिफ्ट फोर्स। अब ये लिफ्ट फोर्स कहां से आता है, तो आप इसके लिए जो है बर्नौलिस प्रिंसिपल जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है या आप पढ़ेंगे फ्लूइड में जाके, उससे आप ये लिफ्ट फोर्स समझेंगे। अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला भी दिखाऊंगा और एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराता हूं जो इसके बेसिस पे जेई और नीट में पूछा जाता है। एनीवेज, आगे होता है बेटा एक थ्रस्ट फोर्स। अब ये थ्रस्ट फोर्स कहां से आया, ये आता है इंजन के एफर्ट से। जो इसमें जेट इंजन्स लगे होते हैं, ये जब कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स को पीछे की तरफ ऐसे भेजते हैं बेटा, तो जैसे रॉकेट प्रोपल्शन काम करता है वैसे ही कुछ आगे की तरफ प्लेन को एक थ्रस्ट मिलता है। तो पहला फोर्स अपना ये लिफ्ट फोर्स है ना, जो बर्नौली प्रिंसिपल से अभी आएगा देखना। दूसरा आपका ये थ्रस्ट फोर्स जो आगे की तरफ जा रहा है और नीचे लग रहा है ऑब्वियसली इसका वेट, mg, है ना, द वेट, ग्रेविटी फोर्स। और पीछे आप देख रहे हैं एक ड्रैग फोर्स, क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो जो हवा है उसका एक रेजिस्टेंस होगा, एयर रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। सो 4 फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर। अब देखिए, ये ड्रैग फोर्स जो है ये काफी एरोडायनेमिक्स पे डिपेंड करता है। आपने अभी भी देखा, वो जो प्लेन जो था वो टेक ऑफ तो कर चुका था। अब ऐसा तो नहीं है कि वो लैंड करने वाले थे कहीं पे, ये तो एक क्रैश लैंडिंग थी बेटा, तो उसके लिए उन्हें लैंडिंग गियर्स खोलने की जरूरत तो थी नहीं। अब होता क्या है, जैसे ही प्लेन आपका टेक ऑफ करता है, जैसे ही प्लेन आपका उड़ना शुरू करता है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ अटैक होता है उसका, किस एंगल पे उसको जाना है। और जैसे ही वो एंगल ऑफ अटैक आप अचीव कर लेते हो, है ना, थोड़ा सा उठने के बाद, तो लैंडिंग गियर्स को बंद कर देना होता है जिससे कि एरोडायनेमिक्स एफिशिएंसी बढ़ जाए। वरना क्या होगा, लैंडिंग गियर्स अगर खुले हुए हैं, फ्लैप्स उसके खुले हुए हैं, लैंडिंग गियर्स नीचे लगा हुआ है, तो एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस पैदा करेगा वो, जिस वजह से बहुत अच्छे से प्लेन को उड़ने में तकलीफ होगी, एयर ड्रैग बढ़ जाएगा। आप समझिए, तो एयर ड्रैग बढ़ जाएगा तो आगे बढ़ाना प्लेन को मुश्किल होगा, यानी कि ये थ्रस्ट में कमी आ जाएगी। वैसे थ्रस्ट तो लग रहा है बट उसको एक रेजिस्ट करने वाला फोर्स आ गया क्योंकि लैंडिंग गियर्स खुले हुए हैं। तो इस वीडियो में ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है बेटा कि उसके लैंडिंग गियर्स आखिर क्यों खुले हुए थे। जब वो टेक ऑफ कर चुका था,
उसके बाद जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ चुका था, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच चुका था 600 फीट के आसपास, तो उसके बाद लैंडिंग गियर जो है वो बंद कर देना चाहिए था। तो लैंडिंग गियर बंद नहीं हुआ है। दूसरी चीज पे बात करते हैं, ये जो लिफ्ट फोर्स होता है बेटा, अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो विंग्स हैं उनका डिजाइन कैसा है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, विंग्स में फ्लैप्स लगे होते हैं। अगर आप कभी प्लेन में बैठे हो तो आपको विंडो से, है ना, ये विंडो है, ये देखिए एक विंडो है, विंडो से विंग्स का कुछ ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे पीछे जो आप देख रहे हैं ये फ्लैप्स हैं विच कैन मूव। जब प्लेन को लैंड करना होता है, रुकना होता है, तो ये फ्लैप्स ना बिल्कुल ऐसे वर्टिकल हो जाते हैं ताकि वो हवा को बेसिकली रोक पाए, है ना, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा कर पाए। लेकिन जब प्लेन उड़ने वाला होता है ना, तो इन फ्लैप्स को 5 डिग्री के आसपास में ऐसे पीछे की तरफ, जैसा आप अभी दिख रहे हैं, टेक ऑफ के समय पे इस तरीके से रखा जाता है। अब ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो में फ्लैप्स भी नहीं दिख रहा, बट देखो फ्लैप्स को देख पाना, ऑब्जर्व कर पाना, इतनी दूर से वीडियो ली गई है तो हम बता नहीं सकते कि फ्लैप्स खुले हैं कि नहीं खुले हैं, है ना। बट आपको ये मन में जरूर आ रहा होगा कि ठीक है सर, समझ में आता है कि जो लैंडिंग गियर खुला है उससे एयर ड्रैग बढ़ गया, एयर ड्रैग से दिक्कत आएगी, बट ये फ्लैप अगर नहीं खुला है तो क्या परेशानी है। आइए आपको मैं समझाता हूं प्रॉपरली कि ये लिफ्ट फोर्स क्या होता है, फ्लैप्स का क्या रोल है और बर्नौलिस प्रिंसिपल का यहां पे क्या रोल रहने वाला है। समझते हैं इस बात को। देखिए होता क्या है बेटा, इसको आप विंग ऑफ द प्लेन समझिए। ये डायग्राम मैंने बिल्कुल अपने हाथ से बनाया, ये विंग है प्लेन का। विंग को आप साइड से देख रहे हैं तो समझिएगा व्यू कौन सा है। ये जो विंग है इसका क्रॉस सेक्शन है ना, इसका आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो तो समथिंग लाइक दिस, इसका कुछ शेप होगा ऐसा ऐसा, है ना, ये कह रहे हैं हम। तो ये हमारा विंग का जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू है जो हम लोग अभी वहां पे इमेज में देख रहे हैं। अब होता क्या है, ये प्लेन का यानी कि विंग का ऊपर वाला हिस्सा है ना, और ये नीचे वाला हिस्सा है। जब हवा आएगी बेटा तो ऊपर से भी फ्लो होगी और नीचे से भी फ्लो होगी, है ना। कुछ हवा देखिए ऊपर से चली जाएगी, कुछ हवा नीचे से। इनका एरोडायनेमिक प्रोफाइल ऐसे बनाया जाता है कि जो ऊपर से हवा जाए उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा हो। ये मैं टेक ऑफ की बात कर रहा हूं, जब उसको ऊपर उठना है, लिफ्ट कराना है खुद को, है ना। तो ऊपर की वेलोसिटी काफी ज्यादा हो, जबकि नीचे की वेलोसिटी कम हो। नीचे जो है रेजिस्टेंस ज्यादा हो या एरोडायनेमिक प्रोफाइल ऐसी हो कि वेलोसिटी कम हो। अब इसीलिए यहां पे 5 डिग्री पे इन फ्लैप्स को भी ऐसे कुछ अटैच किया जाता है जो आपने वहां पे देखा, ताकि यहां पे थोड़ा सा हवा के डायरेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा किया जा सके। अब इस ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा, यहां की वेलोसिटी ड्रॉप हो जाएगी। तो सर इस वेलोसिटी के ड्रॉप से हमें क्या फायदा हुआ, देखिएगा। अगर इसकी हाइट को इग्नोर करें एज कंपेयर टू प्लेन की हाइट, विंग्स की हाइट को हम इग्नोर कर दें, तो क्या होगा, बर्नौलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर एट पॉइंट नंबर 1, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ रो v1 स्क्वायर। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, बट हम पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास अपॉन वॉल्यूम विल बिकम डेंसिटी। तो ये बर्नौलिस प्रिंसिपल है जो कहता है कि पॉइंट नंबर 1 पे जो प्रेशर एनर्जी है प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, ये बराबर होगी प्रेशर एट पॉइंट नंबर 2, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट नंबर 2। वैसे तो यहां पोटेंशियल एनर्जी भी पर यूनिट वॉल्यूम में लिखा जाता है रो जी एच, बट क्योंकि हाइट नेग्लेक्टेड है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली हाइट पे डिपेंड करेगी, हाइट नेग्लेक्टेड है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को जो है नहीं ले रहा हूं यहां पे। तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, तो उसका बेसिक आइडिया यह हुआ कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। 1 पॉइंट पे जितना आएगा इनका सम, 2 पॉइंट पे उतना ही आना चाहिए उसका सम। अब समझिएगा, अगर मैं कुछ भी करके विंग्स के नीचे वेलोसिटी को कम कर दूं, तो सोचिए वेलोसिटी कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। तो इमेजिन करिए अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी को मुझे कांस्टेंट रखना है अकॉर्डिंग टू बर्नौली, टोटल तो भैया कांस्टेंट होना चाहिए। तो सोचो अगर ये वैल्यू आप गिराओगे, ये वैल्यू आप गिराओगे, काइनेटिक एनर्जी को आप कम करोगे, तो प्रेशर क्या अपने आप बढ़ जाएगा क्या? हां, इसलिए जो नीचे का पॉइंट है P1, यहां का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा प्रेशर लगता है नीचे से। जबकि ऊपर क्या है, ऊपर उल्टा है, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है का मतलब क्या हुआ, ये चीज ज्यादा है। अगर ये चीज ज्यादा है, टोटल तो कांस्टेंट होना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऊपर वाले पॉइंट पे जो है प्रेशर कम। अब प्रेशर बेटा हमेशा कॉम्प्रेसिव ऐसे लगता है, कॉम्प्रेसिव मतलब ऊपर वाले विंग को वो ऐसे कॉम्प्रेस कर रहा होगा, है ना, नॉर्मल कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है बेटा ये, और नीचे वाले विंग को ये ऐसे कॉम्प्रेस कर रहा होगा, एयर का प्रेशर ऐसे।
अब आप सोचिए कौन सा प्रेशर ज्यादा निकाला हमने निकाला कि नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है। सिंपल कैलकुलेशन होता है, जहां पे वेलोसिटी कम वहां का प्रेशर ज्यादा। तो नीचे की वेलोसिटी कम, क्योंकि आपने फ्लैप खोल रखा 5 डिग्री पे, तो वेलोसिटी ड्रॉप हो गई, यहां पे बहुत अच्छे से हवा फ्लो नहीं हो पाएगी, रेजिस्टेंस है यहां पे। तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। नीचे से प्रेशर ज्यादा, ऊपर से प्रेशर कम, तो क्या होगा बेटा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो सोचिए नीचे से कितना फोर्स आया, प्रेशर इंटू एरिया, P1 इंटू एरिया। ऊपर से कितना कंप्रेसिव फोर्स आया, P2 इंटू एरिया। हम कौन सा ज्यादा मान के चल रहे हैं, मान क्या रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं कि यार ये ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा प्रेशर है, नीचे वाला ज्यादा प्रेशर है, तो ये अपवर्ड फोर्स ज्यादा, डाउनवर्ड फोर्स कम। अब जो लिफ्ट फोर्स होगा आपका, वो इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा, प्रेशर का डिफरेंस नहीं बल्कि फोर्सेस का डिफरेंस। तो बेसिकली प्रेशर का डिफरेंस निकालिए, P1 माइनस P2 एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया बिकम्स फोर्स। तो ये है बेटा आपका लिफ्ट फोर्स। तो ऐसे प्लेन जो है उड़ता है। अब उसके लिए बहुत जरूरी है कि टेक ऑफ के समय आप ये फ्लैप ओपन करें, 5 डिग्री पे इसको रखें, ताकि आप अच्छे से लिफ्ट फोर्स जनरेट कर पाए। तो बेटा एक थ्योरी ये भी निकल के आ रही है, इसमें मैं देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, तो ये निकल के भी आ रहा है कि शायद गलती से जो को पायलट होते हैं, जब पायलट उनको कमांड देते हैं कि लैंडिंग गियर्स अप, भाई आप एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ अटैक पे पहुंच चुके हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच चुके हैं, अब आप लैंडिंग गियर को अप करेंगे, तो शायद गलती से, ये शायद, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने बस सुना है कहीं किसी बहुत एक्सपीरियंस पायलट की बात, उन्होंने कहा शायद गलती से उन्होंने लैंडिंग गियर को अप करने के बजाय इस फ्लैप को सीधा कर दिया। शायद ऐसा हो सकता है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी विच इज अ प्रॉपर ह्यूमन एरर। बट क्या होता है, हर प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है बेटा। ब्लैक बॉक्स बहुत रिजिड बनाया जाता है और उसमें सारा जो डेटा है वो स्टोर करके रखा जाता है, क्या बातें हुई, क्या कमांड्स दिए गए, क्या क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन रहता है सब कुछ। तो वो ब्लैक बॉक्स जो है बरामद कर लिया गया है, तो वो पता कर लेंगे कि कहां हुआ, ह्यूमन एरर हुआ या कोई फेलियर हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना। बट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी निकल के आ रही है कि शायद लैंडिंग गियर्स को ऊपर करने के बजाय फ्लैप्स को ही सीधा कर दिया गया। फ्लैप्स को सीधा किया गया तो यहां से बहुत तेजी से हवा जाएगी बेटा, हवा तेजी से जाएगी तो अच्छा प्रेशर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी कम प्रेशर, आप देख रहे हैं ज्यादा वेलोसिटी कम प्रेशर, ये दोनों मिला के कांस्टेंट है। तो अगर हवा अच्छे से चली गई, तेजी से चली गई, तो प्रेशर नहीं मिला, प्रेशर नहीं मिला तो लिफ्ट फोर्स नहीं मिला। दिस माइट बी वन पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कैटास्ट्रॉफिक फेलियर। बट एनीवेज, अब वो सब बेटा रिसर्च की बातें हैं, हम तो बस इसके पीछे की फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है, अगर आप इस इक्वेशन पे फोकस करोगे, है ना, जो बर्नौलीस इक्वेशन मैंने लिखा है, और यहां पे आप थोड़ा सा साइड वाइड चेंज करो, है ना, इसको उधर लेके जाओ, P2 को इधर लेके आओ, तो जो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है वो ऐसा निकल के आता है, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 याद रखिएगा ऊपर वाली वेलोसिटी है, और V1 याद रखिएगा नीचे वाली वेलोसिटी, मतलब विंग्स के ऊपर की हवा की रफ्तार, विंग्स के नीचे की हवा की रफ्तार है वो। अब इस पे एक सवाल मैं आपको करवाता हूं, जैसे कि एक बार बोला गया कि प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट। अब लेवल फ्लाइट क्या होता है समझिएगा, जब आपको बेटा टेक ऑफ करना है, तो इमेजिन करिए आपको प्लेन को ऊपर लेके जाना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लिफ्ट फोर्स है बच्चों, वो बड़ा होना चाहिए किससे, वेट से, तभी तो कोई चीज देखिए ऊपर जाएगी, है ना, बिल्कुल सही बात है सर। इसी से कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा वाई डायरेक्शन में, जिससे कि प्लेन ऊपर जाएगा। तो लिफ्ट फोर्स वेट के बराबर नहीं बल्कि ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इमेजिन करिए अगर वो एक लेवल फ्लाइट पे है, कहने का मतलब अपनी हाइट को वो अचीव कर चुका है, टेक ऑफ कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद वो बस क्रूज कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ऐसे क्रूज कर रहा है, फिर वो लैंड करेगा बाद में, बट अभी वो क्रूज कर रहा है, लेवल फ्लाइट पे है। तो उस समय बेटा जो लिफ्ट फोर्स है और जो वेट है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होने चाहिए। बात समझ आ रही है, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ना वो नीचे जाए ना वो ऊपर जाए। तो आपसे कहा गया इस क्वेश्चन में कि भाई देखो लेवल फ्लाइट है ना, लेवल फ्लाइट है मतलब बिल्कुल आराम से उड़ रहा है, तो इसका मतलब क्रूज कर रहा है, मतलब कि लिफ्ट बराबर वेट होना चाहिए, लिफ्ट फोर्स बराबर वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट होना चाहिए। बोला गया कि जो 2 विंग्स हैं उनका एरिया है 25, ईच ऑफ द 2 विंग्स, मतलब एक विंग का एरिया 25 है। अब 2 विंग्स हैं तो टोटल एरिया मुझे 50 लेना चाहिए, सही बात है ना, बिल्कुल। कह रहा है इफ द स्पीड ऑन द अपर एंड लोअर सर्फेसेस ऑफ द विंग्स आर 270 एंड 234, देखिए ऊपर यानी कि V2 कितना है 270 किलोमीटर पर आवर में दिया है। आप अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 आएगा, 75 मीटर पर सेकंड, ऐसा ही यूनिट है।
सिमिलरली आप जब V1 निकालेंगे तो 234 दिया है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आएगा मीटर पर सेकेंड में। पूछा गया मास ऑफ द प्लेन बताइए। मास क्या होता है बेटा? मास मतलब वेट को हम लोग m इंटू जी बोलते हैं ना, m इज द मास, है ना। तो बेसिकली इक्वेशन ये बनेगा कि लिफ्ट फोर्स बराबर वेट, वेट यानी कि mg, g की वैल्यू 10। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। तो लिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अभी अभी मैंने आपको बताया है ना, नीचे का प्रेशर ऊपर का प्रेशर का डिफरेंस। अच्छा, P1 माइनस P2 का फॉर्मूला क्या है भाई? तो वो है हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, है ना। बेसिकली P1 क्या है? नीचे का प्रेशर है और नीचे की वेलोसिटी है V1, नीचे की वेलोसिटी होती है कम, तो V2 माइनस V1 आएगा। जैसे यहां पे है V2 माइनस V1 का स्क्वायर, तो यहां पे आप लिखिए V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है? हाफ, रो की वैल्यू 1, V2 की वैल्यू हो गई बेटा 75 और V1 की वैल्यू होगी 65। तो आप लिखेंगे 75 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर। जब आप इसको बेटा सॉल्व कर रहे हैं तो P1 माइनस P2 आपका निकल के आ रहा है 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट प्रेशर का। और जब आप लिफ्ट फोर्स निकालने जाओगे तो लिफ्ट फोर्स में क्या करोगे? P1 माइनस P2 को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 700 मल्टीप्लाइड बाई 50 जो कि आ रहा है 35,000, है ना, 35,000 35,000 न्यूटन। अब मेरे को निकालना है मास ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो सोचिए अगर लिफ्ट फोर्स है 35,000 बराबर m इंटू जी, वेट होना चाहिए, वेट के बराबर होना चाहिए, जी की वैल्यू आप ले लो 10, तो आप देखेंगे मास आ रहा है बच्चों 3500 kgs। सो ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। और इससे एक बात समझ में आई कि लिफ्ट फोर्स तब अच्छा होगा जब ये वेलोसिटीज अच्छी खासी होंगी, है ना, V2 और V1 जब अच्छी खासी वेलोसिटीज होंगी। ऊपर वाले सरफेस पे जितनी अच्छी वेलोसिटी आप मेंटेन करोगे उतना अच्छा आपको लिफ्ट फोर्स मिलेगा। इसीलिए एयरक्राफ्ट को पहले रनवे पे खूब भगाया जाता है ताकि वो एक्सेलरेट कर करके एक पर्टिकुलर स्पीड अचीव कर ले। जब एयरक्राफ्ट ने एक पर्टिकुलर स्पीड अचीव कर ली है विच इज सफिशिएंट फॉर द लिफ्ट, तब फिर एयरक्राफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करता है। कभी आपने सोचा एयरक्राफ्ट जो है अपनी जगह पे खड़े खड़े क्यों नहीं उड़ जाता? उसको रनवे पे भगाना क्यों जरूरी है? जबकि हेलीकॉप्टर तो अपनी जगह से ही उड़ जाता है। तो हेलीकॉप्टर का प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है, उसमें ब्लेड्स लगे हैं, पंखे लगे हैं, जो जब घूमते हैं तो नीचे की तरफ वो फोर्स लगाते हैं जिससे उसको ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स मिलता है। जबकि आपके एयरप्लेन के साथ, एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या करता है? वो रिलाई करता है इस स्पीड पे, जो स्पीड जब अचीव होगी तब जाके वो उड़ पाएगा। इसीलिए पहले उसको रनवे पे आप भगाते हैं। ये हॉवर नहीं कर सकता। हॉवर का मतलब एक जगह पे उड़ रहा है, बस खड़ा है और उड़ रहा है। ये हेलीकॉप्टर्स कर सकते हैं। हाँ, कुछ फाइटर जेट्स ऐसा कर सकते हैं बट बहुत महंगे पड़ते हैं वो, और एक कमर्शियल प्लेन में या फिर पैसेंजर प्लेन में वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता है। बट यस, हमारे जो कमर्शियल या पैसेंजर प्लेन से बेटा, उनमें वेलोसिटी आप अचीव कराओ अच्छा खासा, तब जाके आपको जो है प्रेशर डिफरेंस मिलेगा जिससे एक लिफ्ट फोर्स मिलेगा। तो टॉकिंग अबाउट दिस एक्सीडेंट ऑफ प्लेन, मतलब हम तो बस यही बोलेंगे बेटा कि हमारी श्रद्धांजलि है उन सभी को जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस दर्दनाक हादसे में, और उनके परिवार वालों को शक्ति मिले, है ना, कि इस संकट की घड़ी में बेटा वो स्ट्रांग रह पाए। बट वही है, पता चलना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ। एक बार तो हमें पता चलना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन आई थिंक हमारी एजेंसीज और सरकार करेंगी, है ना, और उसके पीछे की जो फिजिक्स है बेटा मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। तो लास्ट में बस यही है कि फ्लैप्स शायद बंद थे, है ना, जिस वजह से नीचे की स्पीड ज़्यादा हो गई, प्रेशर बिल्ड नहीं हो पाया, लिफ्ट फोर्स नहीं आ पाया, और जो इसका लैंडिंग गियर था वो खुला हुआ था। अब जब लैंडिंग गियर खुला हुआ था तो बहुत सारा एयर रेजिस्टेंस यहाँ से हुआ, ड्रैग बढ़ गया। अब ड्रैग बढ़ जाएगा तो इफेक्टिवली प्लेन जो है एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि थ्रस्ट को रोकने वाला फोर्स आ गया ड्रैग। और जब ये एक्सेलरेट नहीं करेगा तो ये अच्छी वेलोसिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, और अच्छी वेलोसिटी अगेन नहीं आएगी तो आपने देखा लिफ्ट फोर्स में वेलोसिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो आप समझ गए कि दोनों चीजों का क्या क्या रोल है। बाकी एक थ्योरी जो आ रही है कि यार इंजन फेलियर, तो वो वैसा कुछ देखने को अभी तक तो नहीं मिला है, बाकी ब्लैक बॉक्स के डेटा से सब कुछ समझ में आएगा। बट इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, है ना।
एंड वी आर ऑल सैड अबाउट इट. ऑल्सो यू शुड ऑल्सो प्रे बेटा कि, है ना, मृत आत्मा को जो है शांति मिले और उनके परिवार वालों को शक्ति मिले इस दर्दनाक सिचुएशन से उबरने के लिए. एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून.